नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर होना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों, जनरली आज के सारे क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने लिए हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉमन बेस विन्यास जो होता है उसकी करंट गेन कितनी होती है? दोस्तों, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अपन विन्यास या प्रचालन शैलियाँ भी बोलते हैं, 3 तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉमन बेस, उसके बाद में आता है कॉमन एमीटर और उसके बाद में आता है कॉमन कलेक्टर। इन तीनों के ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बहुत सावधानी से आप इन तीनों को याद रखें तो सही रहेगा। कॉमन बेस जो होता है इसकी करंट गेन हमेशा इकाई से कम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, लेस देन यूनिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन बेस में करंट गेन होती कौन सी है, तो ध्यान रखें हम उस करंट गेन को अल्फ़ा कहते हैं। यानी कॉमन बेस से प्राप्त गेन जो होती है वो अल्फ़ा होती है और अल्फ़ा का मान सदैव इकाई से कम होता है। अब यदि अल्फ़ा का आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट और एमीटर करंट में अनुपात। ठीक है, कलेक्टर करंट का और एमीटर करंट का अनुपात जो होता है वो अल्फ़ा कहलाता है। अगर और डिटेल से क्वेश्चन दे दे तो याद रखना, कलेक्टर करंट में परिवर्तन और एमीटर करंट में परिवर्तन का अनुपात करंट गेन अल्फ़ा कहलाता है। अल्फ़ा का बीटा के साथ संबंध आपको दे सकता है, तो अल्फ़ा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा होता है। यानी अल्फ़ा का मान सदैव इकाई से कम होता है। तो फिर इस विन्यास का हमें बेनिफिट क्या मिलता होगा? इस विन्यास की एक तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनपुट इम्पीडेंस सबसे कम इसी विन्यास का होता है और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होता है, सर्वाधिक होता है। यानी कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस सबसे कम और आउटपुट इम्पीडेंस सबसे अधिक होता है। एक तो ये विशेषता है और दूसरी विशेषता वोल्टेज गेन इसकी इकाई से बहुत अधिक होती है। इसलिए जब हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करना हो उस वक्त कॉमन बेस को हम प्राथमिकता देंगे। कॉमन बेस की इनपुट और आउटपुट में अगर फेज अंतर आपसे पूछा जाए तो वो 0 डिग्री का होता है। कॉमन बेस को कभी करंट एम्पलीफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, ये केवल वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में उपयोग होगा, क्योंकि करंट को तो एम्पलीफाई कर ही नहीं पा रहा है। करंट गेन तो इकाई से कम है। एम्पलीफायर में गेन हमेशा पॉजिटिव होती है। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको इस एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। प्लीज़ आप सहमत है तो वीडियो लाइक कीजिए। लाइक्स की संख्या बढ़ती है तो मोटिवेशन मिलता है और नए नए क्वेश्चन हम आप तक और डिटेल से पहुँचाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है, वर्ग बी पुश पुल एम्पलीफायर। दाब कर्षण जो होता है ना, पुश पुल एम्पलीफायर है। तो देखिए, पेपर में सबसे पहले तो सवाल है यही पूछा गया कि पुश पुल एम्पलीफायर किस एम्पलीफायर का प्रकार है, तो वो हमेशा क्लास बी कैटेगरी में आता है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी है। क्लास बी में जब पुश पुल एम्पलीफायर होता है तो इसमें क्या है, एक्चुअल में 2 एम्पलीफायर होते हैं। देखो, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पुश कर रहा है, एक पुल करता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी 78% तक हो सकती है, जो कि क्लास सी की भी होती है 78.5%। यानी उसके बराबर लगभग आ सकता है। ये सी ऑप्शन सही रहेगा। क्लास बी एम्पलीफायर के करंट कंडक्शन का कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना 180 डिग्री पर होता है। इसका आधे चक्कर पर धारा का संचालन होता है। अगला सवाल है, सीरीज में संयोजित 3 एम्पलीफायर है, यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है।
प्रत्येक की वोल्टेज गेन का मान 5 है। यदि इनपुट वोल्ट 1 वोल्ट हो तो आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज का मान कितना होगा। दोस्तों जब भी याद रखें कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो तो गेन हमेशा स्टेज में मल्टीप्लाई होती है, यानी पहला एम्पलीफायर इनपुट को 5 गुना बढ़ाएगा तो पहले एम्पलीफायर की आउटपुट जो होगी वो सेकंड एम्पलीफायर के लिए एक तरह से इनपुट है और वो भी 5 गेन रखता है, यानी अपने इनपुट को वो भी 5 गुना कर रहा है। ये तीसरे एम्पलीफायर के लिए इनपुट हुआ, वो भी अपने गेन को 5 गुना कर रहा है, यानी ओवरऑल गेन जो होती है वो स्टेज में मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखें। यानी हम फर्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट और थर्ड के आउटपुट से यदि कंपैरिजन करें तो ओवरऑल गेन 125 होगी, यानी 1 वोल्ट जो है वो 125 वोल्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल, एक ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली आवेशित वाहक के विद्युत प्रतिकर्षण क्षेत्र पर आधारित है, उस ट्रांजिस्टर का नाम क्या है। दोस्तों जनरली ट्रांजिस्टर को 3 कैटेगरी में रखा गया है, एक है यूजेटी, दूसरा है बीजेटी और तीसरा है एफईटी। क्या क्या परिभाषा है इनकी, तो जो क्वेश्चन में लिखा गया है ये परिभाषा एफईटी की है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की है, कि इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में काम करते हैं। सिंपल सी बात ये है। यूजेटी में ये कहा जाता है कि ये एक जंक्शन और बाईपोलर युक्ति होती है जो काम करती है। बीजेटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये 2 ध्रुवता का उपयोग करते हुए 2 जंक्शन के साथ उपयोग में ली जाती है। खैर वापस आते हैं एफईटी पर। दोस्तों एफईटी हमेशा ध्यान रखना मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, ठीक है, यूनिपोलर डिवाइस है। अब इन दोनों की व्याख्या एक साथ कर देता हूँ। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक वाहक है, इसमें धारा केवल किसी एक के कारण चलती है और वो भी उसी के कारण चलती है जो मेजॉरिटी में हो, यानी बहुसंख्यक रूप से हो। यूनिपोलर का मतलब है एकल ध्रुवता वाली है। एकल ध्रुवता का मीन क्या है कि ये या तो होल्स की वजह से या मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का चालन करवाती है, होल अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण नहीं, इसलिए यूनिपोलर बोलते हैं। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखना एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है और इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है। ये पेंटोड के समान होती है, 4 सिरे होते हैं। कौन कौन से, गेट, ड्रेन, सोर्स और बॉडी। हालांकि चौथे सिरे को शॉर्ट रखते हैं, इसलिए 3 ही सिरे आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो बीजेटी होता है उसकी इनपुट प्रतिबाधा कैसी होती है। इनपुट इम्पीडेंस हमेशा लो होता है। क्यों लो होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली बीजेटी को सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित किया जाता है, ध्यान रखना। और एक बीजेटी जब एक्टिव मोड में प्रचालित होती है तो इसका पहला जंक्शन, जिसे हम एमिटर बेस जंक्शन बोलते हैं, सदैव फॉरवर्ड में होता है। अब हम सब जानते हैं कि फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, लो होता है। तो इनपुट साइड में पहला जंक्शन था। अब इसी के अगर सेकंड जंक्शन की बात करें तो सेकंड जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच में होता है J2 और ये रिवर्स बायस में होता है, इसलिए इसका आउटपुट इम्पीडेंस अगर आपसे पूछे तो वो हाई होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बीजेटी के दोनों जंक्शन में अवक्षय परत की चौड़ाई कैसे कैसे होती है। देखो हम सब जानते हैं कि जो डोपिंग का लेवल होता है ना वो बीजेटी में अलग अलग होता है। 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। यदि इनकी डोपिंग का कंपैरिजन करवाया जाए तो कहते हैं कि एमीटर की डोपिंग सर्वाधिक होती है, कलेक्टर की डोपिंग उसके बाद होती है और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। इसका मतलब अधिक डोपिंग वाला है तो पहले जंक्शन की अपेक्षा दूसरा जंक्शन जो होगा ना उसकी अवक्षय परत की चौड़ाई तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी। सी उत्तर होगा J2 मोर देन J1 होगा, यानी जंक्शन 2 की जो अवक्षय परत की चौड़ाई है
वो जंक्शन 1 की अक्षीय परत की चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होगा। अगला सवाल, सैचुरेशन मोड में एक बीजेटी कैसे ऑपरेट होती है और इसके दोनों जंक्शन कैसे कैसे होते हैं। एक बीजेटी के सामान्यतः 4 ऑपरेशन होते हैं, हम जनरली 3 ऑपरेशन काम में लेते हैं। सबसे पहला आता है फॉरवर्ड एक्टिव, जिसमें पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा रिवर्स में होता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस हाई, आउटपुट लो, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। सबसे ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र में ही प्रचालित होती है। उसके बाद में आता है सैचुरेशन रीजन। संतृप्त क्षेत्र में इसके दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में होते हैं और ये एक बंद स्विच की भांति काम करती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लोज स्विच, और दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में। तीसरा आता है इसका कट ऑफ क्षेत्र। कट ऑफ क्षेत्र में ये एक ओपन स्विच की भांति काम करेगी, यानी खुले परिपथ की तरह, और इसके दोनों जंक्शन रिवर्स में होंगे। खैर, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर अपन रहेगा वो सी उत्तर है। अगला सवाल है, उचित रूप से बायस्ड एक ट्रांजिस्टर में क्यू बिंदु, पूरा नाम होता है क्यूसेंट पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं शांत बिंदु या प्रचालन बिंदु। यह हमेशा डीसी लोड लाइन के बीच होता है। कलेक्टर धारा और वीसीसी के बीच में एक लाइन खींची जाती है, इसमें आता है। डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर का प्रचालन कौन सा है, क्लास ए, बी, सी, ए, बी, सब में अलग अलग होता है। लेकिन क्यू पॉइंट सेट करना डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कौन सी है, जैसे वोल्टेज डिवाइडर, कलेक्टर टू बेस बाइस, एमीटर बाइस, सेल्फ बाइस, फिक्स बाइस, जो भी हो। बाइसिंग का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमें क्यू बिंदु को फिक्स करना होता है, ताकि प्रचालन के दौरान ये हमेशा स्थिर रहे और ये परिवर्तित ना हो। ए ऑप्शन आएगा, ऑलवेज स्टेबल रहता है। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर की कौन सी बाइसिंग ऐसी है जिसे यूनिवर्सल बाइसिंग भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सल बाइसिंग में तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग विधि आएगा, जिसे हम सर्वाधिक यूज करते हैं। किसी भी एम्पलीफायर में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल बाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला सवाल है, जब एक ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऑन और ऑफ टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। कलेक्टर एमीटर वो सिरे होते हैं जो किसी सर्किट में मेक ब्रेक के लिए काम में लेंगे, यानी किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किए जाएंगे। बी उत्तर सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे एमीटर फॉलोवर कहा जाता है। एमीटर फॉलोवर का मतलब होता है जिसमें एमीटर को फॉलो करता है कलेक्टर करंट, तो इसमें कॉमन कलेक्टर आएगा। जो कलेक्टर करंट होती है वो एमीटर करंट को फॉलो करती है, इसलिए इसे एमीटर फॉलोवर कहा गया है। बी उत्तर आपको यहाँ पर सही करना है। अगला सवाल, कौन सा निर्गम पर आधारित एम्पलीफायर का प्रकार नहीं है। आउटपुट के आधार पर एम्पलीफायर 3 तरह के होते हैं, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी नाम से कोई एम्पलीफायर नहीं होता है, ये डी हो जाएगा। करंट एम्पलीफायर के रूप में सर्वाधिक हम उपयोग करेंगे कॉमन कलेक्टर का, क्योंकि इसकी करंट गेन सर्वाधिक होती है। इसी के साथ कॉमन एमीटर का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी भी करंट गेन इकाई से अधिक होती है। कॉमन एमीटर की करंट गेन बीटा और कॉमन कलेक्टर की करंट गेन गामा होती है। सर्वाधिक करंट गेन देने वाला कॉमन कलेक्टर है, करंट एम्पलीफायर के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल करेंगे। कॉमन बेस को कभी एक करंट एम्पलीफायर की भांति यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी करंट गेन इकाई से कम होती है। वोल्टेज गेन के रूप में अगर बात करें हम, तो कॉमन बेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि करंट गेन वोल्टेज गेन इकाई से अधिक होती है। कॉमन एमीटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज गेन इकाई से बहुत कम होती है। पावर एम्पलीफायर के रूप में हम कॉमन एमीटर को सर्वाधिक वरीयता देंगे, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट 180 डिग्री फेज अंतर पर भी है। करंट और वोल्टेज दोनों गेन इकाई से कुछ अधिक, इसलिए पावर गेन भी हमें अच्छा मिल जाता है।
अगला क्वेश्चन है, विश्रांति ऑसिलेटर में किसका उपयोग करते हैं? ऑसिलेटर दो तरह के होते हैं, साइनसॉइडल ऑसिलेटर, नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर। जो अजावक्रिय पैदा करते हैं एसी, उसे नॉन साइनसॉइडल कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर निर्माण करने के लिए यूजेटी का इस्तेमाल किया जाता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आएगा, और जो साइनसॉइडल ऑसिलेटर होते हैं उसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तर हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लास ए एम्पलीफायर की अपेक्षा क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है? दोस्तों याद रखें, एम्पलीफायर के जिस कैटेगरी में एफिशिएंसी अधिक होती है, यानी दक्षता ज़्यादा होती है, विकृति भी उसी में अधिक होती है। ए की अपेक्षा बी की दक्षता ज़्यादा होती है, इसलिए फिर विकृति भी ज़्यादा आएगी। ए ऑप्शन होगा, अधिक दक्षता अधिक विकृति। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता 35 से 50% तक होती है, जबकि क्लास बी की दक्षता 78% तक हो सकती है। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता कम है लेकिन विकृति कम है, इसलिए ये हमें फ़ायदा मिल जाता है। सर्वाधिक एफिशिएंसी और सर्वाधिक डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए तो वो क्लास सी एम्पलीफायर होगा, जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो बस दोस्तों, यही थे आज की क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा।